नमस्कार, आप सभी को राजवी जीएस में आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी के इस सीरीज में हम लोग आज क्लास 6 के तीसरे अध्याय को देखेंगे। तीसरे अध्याय में आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आरंभिक नगर। आरंभिक नगर आप कहें तो यह हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी का यह स्रोत है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आरंभिक नगर यानी सिंधु घाटी सभ्यता। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये नगर आधुनिक पाकिस्तान है ना, आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब प्रांतों में मिले हैं। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के, जो आज का पाकिस्तान है, वहाँ के पंजाब और सिंध प्रांत यानी पंजाब और सिंध जो राज्य है या सिंध प्रांत है, वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता या आरंभिक नगर की जानकारी मिली है। दूसरा कि भारत का जो राज्य है, जो मुख्य रूप से गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के प्रांतों में या इन राज्यों में जो है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता आप इसे कहें या आरंभिक नगर कहें इसे, यह सब एक ही बात है। ये सब इन्हीं राज्यों में ज़्यादातर मिला है। तो चलिए आगे देखते हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिसे हम मृदभांड कहते हैं, है ना, मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने हैं। बर्तन लाल है, आप जानते हैं कि मिट्टी को जब पकाया जाता है तो वो लाल हो जाता है, ठीक है। तो मिट्टी के लाल बर्तन जिस पर काले रंग के चित्र बने थे। पत्थर के बाट, है ना, बाट जिसे आप आज के समय में बटखरा कहते हैं, है ना, मापने का जो एक तरीका होता है ना, 2 किलो, 5 किलो, 1 किलो का जो आप दुकानदार के यहाँ देखते होंगे लोहे का, है ना, तो वो क्या मिला है, पत्थर का बाट मिला है, मुहड़े, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड, है ना। क्या क्या मिला है, बाट, मुहड़े, मनके, तांबे के उपकरण तथा पत्थर के लंबे ब्लेड, इन सब की प्राप्ति हुई है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग इन नगरों की विशेषता देखते हैं। इन नगरों की क्या विशेषता थी, ठीक है। तो ये टॉपिक है। इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था, ठीक है। पश्चिम में जो नगर था वो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, यानी पश्चिमी भाग छोटा था। एक नगर को 2 भागों में, ठीक है। आप समझिए कि इन नगरों में से कई को, सबको नहीं, कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था, ठीक है। और जो पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग 2 जगह ये हिस्सा हुआ करता था, 2 भागों में रहा करता था नगर, ठीक है, यानी 2 भागों में बटा हुआ था नगर। जो पश्चिमी भाग था वो छोटा था लेकिन वो ऊंचाई पर बना हुआ था, और पूर्वी हिस्सा जो था वो बड़ा था लेकिन ये निचले इलाके में था, ठीक है। ये कहाँ था, निचले इलाके में। आप फिर से समझिए कि जो है नगरों को 2 हिस्सों में बांटा जाता था। मान लीजिए कि मोहनजोदड़ो एक नगर है, मान गया, वो था ही था, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो एक नगर है, तो मोहनजोदड़ो 2 भागों में बटा हुआ, एक पश्चिमी नगर, एक पूर्वी नगर। जो पश्चिमी नगर था वो थोड़ा ऊंचा पे था और वो छोटा था, है ना, कम संख्या वाला था, ठीक है। तो पश्चिमी भाग में जो था वो छोटा था लेकिन वो ऊंचाई पे बना हुआ था, और पूर्वी वाला जो नगर था, नगरों का जो हिस्सा था वो बड़ा था लेकिन वो कहाँ था, निचले इलाके में था, ठीक है। तो ऊंचाई वाले भाग जो था, जो पश्चिमी वाला जो नगर था, ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग का, क्या कहा, नगर दुर्ग का। ऊंचाई वाले भाग को क्या कहा, नगर दुर्ग कहा, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा, ठीक है। तो थोड़ा सा देखते हैं कि पुरातत्वविदों ने जो पश्चिमी वाला, जो ऊंचाई वाला भाग था, है ना, जो ऊंचा पर स्थित नगर था, उसे क्या कहा गया, नगर का दुर्ग कहा गया, नगर दुर्ग, है ना। नगर तो था ही, क्योंकि वो ऊंचा पे था इसलिए वो नगर दुर्ग कहलाया।
ठीक है। जो निचला हिस्सा वाला राज्य जो नगर था, जो नीचे जो नगर था, उसे निचला नगर कहा गया। ठीक है। और दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पक्की हुई ईंटों की बनाई जाती थी। गौर से ध्यान दीजिएगा कि जो दोनों ही जो नगर था, उसकी जो चार दीवारियां थी दोनों ही हिस्सों का, ठीक है, पश्चिमी और पूर्वी का, दोनों का जो चार दीवारियां यानी जो घेरा हुआ नगर था, उसका जो ईंटा था, वो ईंट जो था वो पक्की ईंट था, है ना, पक्की ईंटों से उसको घेर रखा था। ठीक है। इसकी ईंटें इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। ठीक है। तो फिर से हम लोग देखते हैं, ऊपर पहले देख लेते हैं अच्छे से। ठीक है। तो क्या कह रहा है कि इन नगरों में कई, है ना, इन नगरों में कई को दो या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। ठीक है। एक पश्चिमी था जो छोटा था लेकिन वो ऊंचा पे था, पश्चिमी भाग जो था वो छोटा था लेकिन ऊंचा नगर था, और जो पूर्वी हिस्सा में था वो बड़ा था लेकिन वो निचले इलाके में था। ठीक है। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने क्या कहा? नगर दुर्ग कहा। और निचले हिस्से को क्या कहा गया? निचला नगर कहा गया। दोनों ही हिस्सों की चार दीवारियां क्या था? पका हुआ ईंटा का बना हुआ था, पकी हुई ईंटों की जो है बनाई जाती थी। ठीक है। अब आगे देखिए कि इनकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज भी जो है उनकी दीवारें जो है खड़ी हुई मिलती है। आज भी जो है क्या हुआ कि इनकी जो दीवारें हैं ये क्या है, आज हजारों साल बाद भी जो है इनकी दीवारें खड़ी है। ठीक है। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई, है ना, ईंटों की चिनाई इस तरह से करते थे जिससे दीवारें खूब मजबूत रहे। आप समझिए कि सिर्फ दीवार बनाया ही नहीं जाता था, दीवारों की चिनाई भी की जाती थी जिससे दीवार ज़्यादा दिन तक बने रहे, टिका हुआ रहे। ठीक है। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारत बनाई जाती थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब हुआ करता था जिसे स्नानागार भी कहते हैं। ठीक है। वो जो खास तालाब था उसी को आप जब आगे पढ़ेंगे तो उसे ही स्नानागार कहा जाता था। ठीक है। जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। क्या कहा? महान स्नानागार। किसे कहा? एक तालाब हुआ करता था मोहनजोदड़ो में। ठीक है। मोहनजोदड़ो में तालाब जो होता था उसे पुरातत्वविदों ने कहा, क्या कहा? उसे महान स्नानागार कहा। ठीक है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है। ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया जाता था। आप फिर से देखिए कि कुछ नगर दुर्ग में कुछ खास इमारत था। खास क्या क्या था? आपको प्रश्न पूछ देगा, है ना, प्रश्न आपको पूछ देगा कि भैया क्या खास हुआ करता था। आप सिंधु घाटी सभ्यता या मोहनजोदड़ो सभ्यता या मोहनजोदड़ो में कुछ खास इमारत को बताइए, या सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ खास इमारतों को बताइए जो मोहनजोदड़ो में अवस्थित था। ठीक है। तो उसमें क्या था? एक खास तालाब हुआ करता था जिसे पुरातत्वविदों ने उस तालाब को क्या नाम दिया? महान स्नानागार, यानी स्नान करने के लिए, नहाने के लिए उसे बनाया गया था। तो आगे इस पर हम लोग चर्चा करते हुए हम लोग पाएंगे कि ये जो तालाब था या जो स्नानागार था, ये शायद धार्मिक अनुष्ठानों के लिए भी इसका उपयोग होता था, है ना। तो मान लीजिए कि जैसे आजकल कैसे हम लोग छठ का पर्व करते हैं, तो छठ पर्व जो करते हैं तो आज हम लोग किसी तालाब में कर लेते हैं, नदी में कर लेते हैं, है ना, छोटा जो पोखर होता है ना, तो वहाँ कर लेते हैं, तालाब में करते हैं। तो वो क्या, धार्मिक अनुष्ठान के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, यह जो बनाया गया था, यह जो स्नानागार बनाया गया था, ये किससे बनाया गया था? ईंट और प्लास्टर का इसमें इस्तेमाल हुआ था। किसका इस्तेमाल हुआ था? ईंट और प्लास्टर का इसमें इस्तेमाल हुआ था। ठीक है। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। समझिए कितना सॉलिड बनाया होगा। आप समझिए कि आज से 4500 साल पहले, लगभग 4500 साल पहले कितनी उन्नत तकनीकी रही होगी, या उनका सोच कितना उन्नत रहा होगा, कितना अच्छा रहा होगा। ठीक है। तो आप समझिए कि पानी के रिसाव को रोकने के लिए सिर्फ ईंट और प्लास्टर का उपयोग नहीं किया था, उन्होंने क्या किया था? चारकोल, जिसको आप अलकतरा कहते हैं। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि चारकोल की परत को जो है उस पर चढ़ाया था। किस पर? स्नानागार के दीवारों पर। ठीक है। स्नानागार के दीवारों पर उन्होंने क्या किया? चारकोल की परत को भी चढ़ाया। इस पर
सरोवर में दोनों तरफ, है ना, दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई। आप यूँ समझिए कि यह क्या है, यह हो गया आपका सरोवर, ठीक है। लेकिन जो उन्होंने क्या किया, इधर से भी सीढ़ी और इधर से भी सीढ़ी, है ना, इधर से भी सीढ़ी और इधर से भी उन्होंने एंटर करने के लिए, इसमें एंटर करने के लिए इन्होंने क्या किया, इसमें एंटर करने के लिए, या आप पानी इसको मान लीजिए, ठीक है। इसमें एंटर करने के लिए इन्होंने क्या किया, दोनों तरफ से सीढ़ी का निर्माण किया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या किया, कि ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया था। इसमें पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत भी चढ़ा दी गई थी। और इस सरोवर के दोनों तरफ, यानी तालाब के दोनों तरफ सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। यानी अगर ये सरोवर है, तालाब है, तो इधर भी जो है, इधर इस साइड, है ना, अपना एक एक ऐसे ऐसे कमरा हुआ करता था, ठीक है, कमरा हुआ था। अब आप समझिए कि ये क्यों बनाया गया होगा कमरा, है ना, यह कमरा क्यों बनाया गया होगा, या जो कमरा बनाया गया था क्यों बनाया होगा। आप कमरा इसलिए बनाया गया था क्योंकि धार्मिक अनुष्ठानों के लिए वहाँ जो नहाने का व्यवस्था था, स्नानागार में जो लोग नहाया करते थे, है ना, स्नान जो किया करते थे, उसके लिए कपड़ा चेंज करने का जो व्यवस्था था, तो वही कमरा जो बनाया हुआ था वहाँ पे कपड़ा चेंज होता था, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था, यानी कुआं जो आप देखते हैं हर घर में एक कुआं होता था मोहनजोदड़ो में, ठीक है। तो कुआं से जो है वो लोग पानी निकालते थे और कुआं का पानी जो है, कुआं से पानी वो लोग जो है स्नानागार में भरते थे, यानी उस तालाब में भरते थे, ठीक है। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था, ठीक है। यानी जब इसका उपयोग हो जाता था, समझिए कि जब धार्मिक अनुष्ठानों का कार्य समाप्त हो जाता था, ठीक है, तो उस पानी को निकाल दिया जाता था कि वो गंदा नहीं हो, ठीक है। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। आप इससे क्या सोच रहे हैं कि विशिष्ट नागरिक का मतलब राजा रानी, विशिष्ट नागरिक मतलब राजा महाराजा, पुरोहित, पंडित, है ना, ऐसे लोग विशेष अवसरों पर स्नान किया करते होंगे इस स्नानागार में, है ना। विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे, यानी चाहे वो धार्मिक अनुष्ठान के लिए ही करता हो, या अगर नहीं भी तो राजा महाराजा ऐसे भी स्नान किया करता हो, है ना, उनका रोज का काम होता हो, है ना। चलिए, मुख्य बात है कि कालीबंगा और लोथल, विशेष रूप से गौर कीजिएगा कि कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे, ठीक है। क्या किया जाते होंगे, यज्ञ किए जाते होंगे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह, ठीक है, इसे ही अन्नागार कहा गया, अन्नागार, ठीक है, भंडार गृह को अन्नागार कहा गया। तो यह भंडार गृह कहाँ मिला भैया, तो यह भंडार गृह हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में भंडार गृह मिला। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में बड़ा बड़ा भंडार गृह मिला। कहाँ, किस 3 नगर में, ठीक है, 3 नगरों की तरफ ध्यान देंगे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल, ठीक है। यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे भंडार गृह मिला। और कालीबंगा और लोथल में क्या मिला, लोथल में क्या मिला, अग्निकुंड मिला। अग्निकुंड से हमें क्या जानकारी मिलती है कि शायद यहाँ यज्ञ किया जाता होगा, ठीक है। अग्निकुंड से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है कि शायद यज्ञ किया जाता होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों, गौर से आप देख रहे हैं कि यह रहा मानचित्र सिंधु घाटी सभ्यता के फलने फूलने का, ठीक है। आप यह देख रहे हैं कि यह पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, ये पाकिस्तान है और ये भारत है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आप देखिए कि सिंधु नदी है ना, ये रहा आपका सिंधु नदी, और ये रहा इसकी सहायक नदी, है ना, ये रहा इसकी रावी, चेनाब, झेलम, सतलज, व्यास, ये सब इसकी सहायक नदी है। और इसी के आसपास आप क्या देखेंगे, नगरों को देखेंगे, आप इसी के आसपास नगरों को देखेंगे। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ कालीबंगा
राखी गढ़ी, है ना, हड़प्पा, है ना, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, है ना, गंवेरी वाला, ठीक है। ये सब जो है यहाँ का नगर था। आरंभिक नगरों में से ये सब नगर था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का ये नगर था। आप यहाँ देखिए मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो, धौलावीरा, सुरकोटदा, लोथल, ये सब भारत के गुजरात राज्य में है, ठीक है। सुतकाकोह, ठीक है, मोहनजोदड़ो, तो ये सब कहाँ है? ये सब पाकिस्तान में है, ये सब पाकिस्तान में। हड़प्पा, है ना, ये सब कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो ये रहा आपका महान स्नानागार आप देख रहे हैं। ये रहा मोहनजोदड़ो का नगर रहा, आपके सामने स्क्रीन पर है। यह रहा स्नानागार, ठीक है, यह रहा स्नानागार, ठीक है। आप यहाँ पे सीढ़ी देख रहे हैं, ये रहा सीढ़ी, इधर से यहाँ से उतरने का व्यवस्था हुआ करता था, ठीक है। और ये आपको हमने बताया था कि यहाँ पे कमरों की व्यवस्था थी। रूम के ये जो स्नानागार है इसके चारों तरफ कमरा, ये आप 1 2 3 इस जगह आप कमरा देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हमने कहा था, हमने आपको बताया था कि यहाँ पर विशेष अतिथि या राजा महाराजा यहाँ पर स्नान के लिए आते होंगे, ठीक है। और इसमें ज़्यादातर जो लोग आते थे धार्मिक अनुष्ठान के लिए आते थे, ठीक है। इसमें जो पानी की भराई होती थी, पानी जो इसमें भरा जाता था वो कुआं से भरा जाता था, ठीक है। इस पर प्लास्टर के साथ साथ चारकोल, है ना, प्लास्टर के साथ साथ इस पर किसका लेप था? चारकोल का लेप था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि भवन, नाले और सड़क, ठीक है, भवन, नाले और सड़क। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। क्या होता था? 1 मंजिला या 2 मंजिला। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, यानी घर का अगर आंगन है तो उसके चारों तरफ कमरा हुआ करता था। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार, यानी आज जो आप देख रहे हैं बाथरूम जो देख रहे हैं जहाँ पे आप नहाते हैं, ठीक है, उस तरह यहाँ भी, यानी आज से 4700 साल पहले भी इस तरह का जो है लोगों के पास अपना पर्सनल बाथरूम हुआ करता था, ठीक है। और कुछ घरों में क्या होता था? कुआं होता था, कुछ घरों में क्या होता था? कुआं होता था, ठीक है। तो इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे, ठीक है। तो चलिए, कई नगरों में ढके हुए नाले थे। देखिए कितनी उन्नत व्यवस्था हुआ करती थी कि नालों का भी निर्माण हो गया था। कई नगरों में ढके हुए नाले, है ना, यानी ढके हुए नालों से क्या देखने को मिलता है कि साफ सफाई को लेके ये लोग कितने एक्टिव रहे होंगे, साफ सफाई को लेके ये लोग कितने एक्टिव रहे होंगे, ठीक है। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी, यानी ज़्यादा नहीं, हल्की ढलान, ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़क की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी, ठीक है। जैसे कि अभी होता है ना, जैसे अभी होता है कि कई जो है ढक देते हैं हम लोग नालों को, ठीक है। और सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था कि यानी जिगजैग ज़्यादा अगर हुआ तो क्या होगा? कचरा फंस जाएगा, है ना। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके, ठीक है। अक्सर घरों की नालियों सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। आप जानते हैं कि घर का जो नाली होता है आज भी हम लोग सड़क से जोड़ देते हैं, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। और नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह मैन होल बनाए गए थे। आप समझिए कि कितना अच्छा इनका टेक्नोलॉजी रहा होगा, कितना ये बुद्धिमान रहे होंगे उस वक्त, है ना। आज से 4700 वर्ष पूर्व ये कितने बुद्धिमान रहे होंगे, है ना, कि इन्होंने अपने नालियों को ढक दिया, है ना। इसलिए ढका क्योंकि साफ़ सफाई को मेंटेन कर सके, है ना, साफ़ सफाई के मामले में, है ना, ये लोग कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। इनमें जगह जगह मैन होल बनाए गए थे जिसके ज़रिए इसकी देखभाल और साफ़ सफाई किया जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से ही
किया जाता था। देखिए कितनी बारीकी से किया जाता था, योजनाबद्ध तरीके से ये लोग अपने घरों को, नालियों को और सड़कों को ये लोग अपना योजनाबद्ध तरीके से करते थे। ठीक है, तो यह रहा आपका हड़प्पा नगरों में ईंटों की चिनाई। आप देख रहे हैं एक व्यक्ति, है ना, वहाँ आप देख रहे हैं एक व्यक्ति ईंटों को उखाड़ रहा है, ठीक है, चिनाई कर रहा है। तो चलिए हम लोग इसके नगरीय जीवन को देखते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के नगरीय जीवन को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया, है ना। प्राचीन काल में इसे ही मेलुहा सभ्यता कहा गया। ठीक है, और इसे ही हड़प्पा, मेलुहा और सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। ठीक है, और इसको नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, सारी सभ्यताओं में से एक हड़प्पा सभ्यता ही था जो नगरीय सभ्यता था। बाकी जितनी भी सभ्यता मिली है वो ज़्यादातर ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, तो हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। ठीक है, यहाँ आप जानते हैं कि शहर, गांव के अपेक्षा शहर में ज़्यादा हलचल होता है। लोग ज़्यादा देर तक जो है जगे रहते हैं, ज़्यादा लेट से खान पान करते हैं, है ना। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। ठीक है, क्या कह रहा है फिर से आप देखिए कि हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। तो चलिए फिर से देखते हैं। ठीक है, कि हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगरों की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। नहीं, उनको ये काम रहता होगा कि भैया बढ़िया से बढ़िया नगर बनाओ, बढ़िया से बढ़िया इमारत बनाओ, बढ़िया जो है इसको जो है नाली इसका अच्छा होना चाहिए, सड़क अच्छा होना चाहिए, है ना। तो इन सबों पे वो काम करते होंगे। ठीक है, योजना में जुटे रहते थे। ठीक है, ये संभवतः यहाँ के शासक भी हो सकते हैं, हो सकता है कि वहाँ के शासक भी रहते हों। ठीक है, क्योंकि मकान तो बहुत ही अच्छा था, शानदार था। ठीक है, यह भी संभव है कि शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते होंगे। आपको हम बताएंगे कि कहाँ कहाँ से व्यापार होता था सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी के आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। ठीक है, शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों, सोने चांदी से बने आभूषण जैसे कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर लिखते थे, है ना। इन नगरों में, हड़प्पा सभ्यता के नगरों में लिपिक भी हुआ करता था जो मुहरों पर लिखता था, और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है। यानी मुहर तो मिला है और अन्य चीज़ें मिल नहीं पाई है। ठीक है, तो चलिए इससे क्या पता चलता है कि जो शासक वर्ग था, जो शासक लोग था, उन लोगों को जो है आभूषण बहुत पसंद था, है ना। जो आभूषण था सोना चांदी, है ना, इसके जो बने आभूषण थे, मन का जो है सोना चांदी, मोती, है ना, इन सब चीज़ें जो है उनको बहुत ही पसंद होता था, बहुत ही खूबसूरत उनको लगता था, और वो उन सब चीज़ों का संग्रह करने के लिए, रखने के लिए जो है दूसरे जगह से वो लोग मंगवाते भी थे। ठीक है, और आपने क्या देखा कि इस नगर में लिपिक भी रहते थे जो मुहरों पर लिखते थे और अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे। ठीक है, जो अन्य चीज़ें हैं वो बच नहीं पाई है। चलिए इसके अलावा आगे हम लोग देखते हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, है ना। शिल्पकार जो हीरे मोती को काट कर बनाता था वो लोग, है ना, सोना चांदी को बढ़िया से वो निर्माण करता था। ठीक है, उसे शिल्पकार कहते हैं। जो सोना चांदी, है ना, या अन्य जो धातुओं का जो है अलंकरण वो लोग क्या करते थे, अच्छा वो बनाता था, उसे शिल्पकार कहते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे
सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ, है ना, किस्से कहानियाँ। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं, ठीक है, जिसे टेराकोटा कहा गया। क्या बना है? मिट्टी से बने कई खिलौने मिले हैं जिससे बच्चे खेलते होंगे, ठीक है। मिट्टी से बने खिलौनों को ही क्या कहा गया? टेराकोटा कहा गया, ठीक है, जिससे बच्चे खेलते होंगे, ठीक है। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं यह हड़प्पा या मोहनजोदड़ो, ये मोहनजोदड़ो जो नगर है हड़प्पा सभ्यता का, उसका यह सड़क है, और सड़क के नीचे आप देख रहे हैं कि वो नाली है ना, जो नाला है वह सड़क के नीचे है। ये पूर्ण सड़क था और इसके नीचे ये नाली, ठीक है, और ये पूरा का पूरा ये सड़क हुआ करता था और ये नाली हुआ करता था, ठीक है। यह हड़प्पा सभ्यता का, यह मोहनजोदड़ो का, यह आप जो देख रहे हैं ये कुआं है, ठीक है। ये आपको हर घर में, ये मोहनजोदड़ो के हर घर से प्राप्त होता है, ठीक है, कुआं। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं अभी, यह है मिट्टी का टेराकोटा, पकी हुई मिट्टी का जो खिलौना हमने आपको कहा, यह खिलौना है, इसे ही टेराकोटा कहा गया, ठीक है। और यहाँ जो आप देख रहे हैं यह रहा लिपि, हड़प्पा सभ्यता का ये क्या है? लिपि। इसको क्या कहा गया? इसको भाव चित्रात्मक, ठीक है, चित्रात्मक, यानी इसको पढ़ा नहीं जा सका, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है। यह भाव चित्रात्मक लिपि है, इसमें भाव लिखा हुआ, इसको अभी तक किसी भी विद्वान ने नहीं पढ़ा है, ठीक है। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। नगर और नए शिल्प, नगर और नए शिल्प, ठीक है। कह रहा है कि आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों को जो चीज़ वहाँ मिली है उनमें अधिकतर पत्थर के शंख मिले हैं। पुरातत्वविदों को क्या मिला? पत्थर के शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी की धातुएं। क्या मिला है? कि शंख मिला है, तांबा मिला है, कांसा, सोना और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। उसमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी, ठीक है। ऐसी चीज़ें पुरातत्वविदों को मिली है जो इससे ज़्यादातर इसी से बना हुआ मिला है, ठीक है। तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने और बर्तन भी बनाए जाते थे तांबे और कांसे से, ठीक है। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। हम लोग फिर से हम लोग देखते हैं कि जो अधिकतर पुरातत्वविदों को अधिकतर चीज़ जो मिला है सिंधु घाटी सभ्यता से, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों से जो अधिकतर चीज़ मिला है उसमें शंख मिला है, तांबा मिला है, कांसा मिला है, सोना और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई चीज़ें मिली है, ठीक है। और जो क्या मिला है? तांबे और कांसे के औजार भी मिले हैं, हथियार मिला है, तांबा और कांसे का औजार, हथियार, गहना, बर्तन, ये सब मिला है। इससे पता चलता है कि बर्तन भी बनाया जाता था, ठीक है, हथियार भी तांबा और कांसा से बनाया जाता था, ठीक है। सोने और चांदी से जो उसमें भी बर्तन और गहना बनता था, सोना और चांदी से जो है बर्तन और गहना भी बनता था। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में क्या था भाई? यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक। मनके, बाट और फलक हम लोग आगे आपको दिखाएंगे कि मनका क्या होता है, बाट क्या होता है और फलक क्या होता है, ठीक है। यहाँ स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये बाट और फलक, ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये मनका और फलक है। क्या है? मनका और फलक। चलिए आगे देखते हैं बाट को। यह रहा बाट। इसका उपयोग वस्तुओं को मापने के लिए किया जाता था, नापने के लिए, तौलने के लिए किया जाता था, ठीक है। क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। यानी हमने आपको बताया कि एक मुहर होता था जिसका उपयोग जो है, जिसको पत्थर से बनाता था, ठीक है। इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं।
ठीक है। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः किसके चित्र मिलते हैं? जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, है ना। काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, जिसे हम मृदभांड कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? मृदभांड, है ना। मृदभांड, मृदभांड जो है लाल रंग का होता था, जिस पर काले रंग की परत चढ़ाई जाती थी, काले रंग से डिजाइन बनाया जाता था। ठीक है। तो क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। इन आयताकार, यानी मुहर कैसा होता था? आयताकार होता था, वर्गाकार नहीं होता था, वो आयताकार होता था। ठीक है। मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। मुहरों पर किसके चित्र मिलते हैं? जानवरों के चित्र मिलते हैं। ठीक है। मोड़ों पर किसके चित्र मिलते हैं? जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, जिसे हम क्या कहते हैं? मृदभांड कहते हैं। जिसे हम मृदभांड कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे हम लोग मुख्य बिंदुओं पर नज़र डालते हैं। कह रहा है कि संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। इसको आप नोट कीजिएगा, अगर आप लिख रहे हैं तो इस पर ध्यान दीजिएगा कि 7000 वर्ष पहले, 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। कपास से क्या होता है? सूती वस्त्र का निर्माण होता है। ठीक है। मेहरगढ़ में कपास की खेती होती। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है। पाकिस्तान में है, जिसे अफगानिस्तान और ईरान जाने का मार्ग होता है, उधर वहीं पे क्या है? मेहरगढ़ है। ठीक है। तो 7000 वर्ष पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के फूलदान। ठीक है। मोहनजोदड़ो से कपड़े के अवशेष क्या मिला है? कपड़ों के अवशेष मिला है। मोहनजोदड़ो से कपड़ों का अवशेष मिला है। ठीक है। टुकड़ों का अवशेष, कपड़े के टुकड़े का अवशेष मिला है। चांदी के फूलदान मिला है। चांदी का क्या मिला है? फूलदान के ढक्कन मिला है। ठीक है। फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। फिर से हम लोग गौर करेंगे कि कहाँ कहाँ क्या मिला है। ठीक है। फिर से हम लोग गौर करेंगे कि 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। 7000 वर्ष पहले मेहरगढ़ में क्या होता था? कपास की खेती होती थी। ठीक है। और कपास की खेती होने के बाद जो हम चर्चा करेंगे कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक शहर था, नगर था। तो मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के फूलदान के ढक्कन, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। ठीक है। फेयंस ने, ठीक है, पकी मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलियां सूत कताई के संकेत देती हैं। एक पकी मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलियां सूत कताई के संकेत देती हैं। यानी जो मेहरगढ़ में जो कपास का निर्माण होता था, शायद वो बाद के काल में भी होता। आप देखेंगे इतिहास में, आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि कपास का जो खेती हुआ सबसे पहले भारत में हुआ। कपास का आविष्कार या निर्माण ही भारत में हुआ था। ठीक है। इसमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। पत्थर तराशना, मनके चमकाना, फिर मुहर और पच्चीकारी करना। ठीक है। मूर्ति का चेहरा कितने, चित्र 28 देखने के लिए कह, यह रहा चित्र 28। इसे आप गौर से देखिए। ठीक है। फिर इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या कह रहा है कि पृष्ठ 28 पर चित्र देखो। मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया। ठीक है। आपने मूर्ति को देखा बहुत ही गौर से, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। यानी इनका कहने का आशय है कि हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में पत्थर तराशने का काम भी जो है होता था। ठीक है। यह हड़प्पा सभ्यता में विशेषज्ञ रहते थे जो मुख्य चीज़ों पर वो जो है काम करते थे, और उस पर वो प्रख्यात था। ठीक है। वो क्या थे? प्रख्यात थे। ठीक है।
तो विशेषज्ञ जो है उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। तो हमने आपको मूर्ति को दिखाया, हमने आपको क्या दिखाया, मूर्ति दिखाया, ठीक है। मूर्ति को आपने देखा कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई, किसी विशेष मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे, ठीक है। इनका कहने का आशय है कि हड़प्पा सभ्यता में पुरुष और महिला दोनों ही परिपूर्ण थी, पुरुष और महिला दोनों ही परिपूर्ण थे, दोनों ही अपनी विशेषज्ञता के लिए, ठीक है, दोनों ही फेमस हुआ करते थे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए हम लोग नज़र डालेंगे फेयंस पर, ठीक है, कि फेयंस क्या था, ठीक है। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है, ठीक है। पत्थर और शंख क्या होता था कि प्राकृतिक तौर पर पाया जाता था, लेकिन फेयंस जो है, फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर, ठीक है, किसमें, गोंद में मिलाकर उससे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकना परत चढ़ाई जाती थी और चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री रंग के होते थे। फेयंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। अब फिर से नज़र डालेंगे कि फेयंस जो है कृत्रिम रूप से, यानी कोई निर्माण जो है कोई इंसान निर्माण करता था फेयंस का, ठीक है। पत्थर और शंख क्या होता था कि प्राकृतिक तौर पर कहीं मिल जाता था, लेकिन क्या होता था, फेयंस को किसी व्यक्ति के द्वारा तैयार किया जाता था। और वो तैयार कैसे होता था, बालू या स्फटिक का पत्थर के चूर्ण, जो बालू या पत्थर उसका जो चूर्ण होता था उसको गोंद में मिलाया जाता था। गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकना परत चढ़ाया जाता था और इस चिकनी परत के रंग प्राय कैसा होता था, नीला होता था या समुद्री हरे होते थे, ठीक है, हल्के समुद्री हरे होते थे, ठीक है, नीला होता था या थोड़ा समुद्री हरे टाइप का होता था। फेयंस से क्या बनता था, फेयंस से मनका है ना, मनके, चूड़ियाँ, बाले, ठीक है, बाले, छोटे बर्तन, ये सब बनाया जाता था, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। कच्चे माल की खोज में कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, है ना, या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे कि आप समझिए कच्चा माल किसे कहते हैं कि मान लीजिए कि कहीं कोई कोयला का खान मिला है, ठीक है, कोयला का खान मिला है और कोयला अभी कैसा है कि वो अभी जलाने योग्य नहीं है। या आप मान लीजिए कि किसान या पशुपालक द्वारा जो उत्पादन करते हैं, कि जैसे कि मान लीजिए दूध, ठीक है, दूध क्या है, वो कच्चा माल है। जैसे ही पनीर का निर्माण हो गया, दूध से जब पनीर बनेगा, ठीक है, या फिर किसान पशुपालक उसका उत्पादन करते हैं, ठीक है, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क, ठीक है। जैसे हमने क्या कहा कि कच्चा माल जो है प्राकृतिक रूप में मिलता है या फिर किसान या पशुपालक। जैसे हमने आपको दूध का उदाहरण दिया कि दूध क्या है, कच्चा माल है। जब उससे पनीर बनकर तैयार होगा या दही बनकर बिकेगा तो वो सेकेंडरी वो हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो फिर कच्चा माल नहीं रहेगा वो, ठीक है। तो चलिए, कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप में मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उसका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क, ठीक है, प्राकृतिक रूप में कच्चे माल हैं, ठीक है, कच्चे माल है। लकड़ी भी क्या है, कच्चा माल है, ठीक है, और धातु भी क्या है, धातु अयस्क क्या है, वो सब क्या है, कच्चा माल है। इनमें फिर से कई तरह की चीज़ें बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। कपास जो होता है वो कच्चा माल होता है। फिर जो उससे सूती वस्त्र जो बनता है,
ठीक है। आप देखिए आगे कि जिसके बाद कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा के लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर से आयात करते थे। हालांकि ये जो लोहा यहाँ लिखा हुआ है, ये यहाँ गलत लिखा हुआ है। अगर आपको लोहा यहाँ लिखा हुआ है तो यह गलत है। लोहा हड़प्पा सभ्यता में कहीं नहीं मिला है। लोहा हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिला है। ठीक है। तांबा मिला है, सोना मिला है, चांदी मिला है, बहुमूल्य पत्थर मिला है। वो सब ये दूर से आयात करते थे, परंतु लोहे का अभी तक कोई प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इससे आपने क्या जाना कि हड़प्पा के लोगों को कई चीज़ें जो है हड़प्पा सभ्यता में ही वहीं पे मिल जाती थी, लेकिन तांबा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर वह दूर दूर से आयात करते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। आप समझिए कि आज भी राजस्थान का जो खेतरी है, ठीक है, खेतरी, ठीक है, तांबा कहाँ से ये लोग लाते थे? राजस्थान के खेतरी से आयात क्या करते थे। ठीक है, राजस्थान के खेतरी से आयात करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशिया देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कहाँ से करता था? राजस्थान के खेतरी से और ओमान से। कहाँ से? ओमान से। ठीक है, राजस्थान के खेतरी से और ओमान से तांबे का आयात किया जाता था। राजस्थान के खेतरी से, कहाँ से? राजस्थान के खेतरी से और ओमान से, जो पश्चिम एशिया का देश ओमान है, वहाँ से तांबे का आयात किया जाता था। ठीक है, अब आगे देखिए कि कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, तो कांसा बनाने के वो लोग क्या करते थे? तांबे और टीन को मिलाते थे। तो तांबे का आयात कहाँ से करता था वो लोग? राजस्थान के खेतरी से और ओमान से। राजस्थान के खेतरी और ओमान से तांबे को लाता था और आधुनिक ईरान से और अफगानिस्तान से टीन, यानी ईरान और अफगानिस्तान से वो लोग क्या लाता था? टीन लाता था। ठीक है, टीन कहाँ से लाता था? अफगानिस्तान से, ईरान से। ठीक है, यहाँ से ये लोग टीन, ठीक है, टीन अफगानिस्तान ईरान से टीन। ठीक है, फिर से देखते हैं कि ओमान से और राजस्थान से क्या लाता था? ओमान से और राजस्थान से क्या लाता था? तांबा। क्या लाता था? तांबा। और ईरान से और अफगानिस्तान से यहाँ से क्या लाता था? टीन और जब तांबा मिलता था तो क्या बनता था? कांसा। क्या बनता था? कांसा। ठीक है, इतना आप लोगों ने समझा। टीन और तांबा मिला के कांसे का निर्माण करता था। सोने का आयात, ठीक है, आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक, केजीएफ, कोलार गोल्ड फील्ड, केजीएफ के बारे में आपने नाम सुना होगा, फिल्म भी आपने देखा होगा। ठीक है, कोलार गोल्ड फील्ड। ठीक है, तो यहीं से वो सोने का आयात करता था। क्या करता था? सोने का आयात करता था। कर्नाटक से सोना लाता था। ठीक है, सोना कर्नाटक से लाता था और राजस्थान से और ओमान से तांबा लाता था। ठीक है, ईरान से और अफगानिस्तान से टीन लाता था। क्या लाता था? टीन लाता था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार का भोजन हुआ करता था, है ना। ठीक है, अब हम लोग खान पान के बारे में चर्चा करेंगे कि लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। ठीक है, आप सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता तो कहते हैं, ठीक है, लेकिन आप यह भूल जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अलावा वहाँ पे लोग जो नगर के अलावा भी ग्रामीण क्षेत्र में सभ्यता के लोग रहते थे। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लोग नगरों में ही रहा करते थे। ठीक है, किसान और चरवाहे भी शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को
खाने के सामान देते थे। आप ध्यान दीजिएगा, आज ही की तरह पहले भी हुआ करता था। किसान और चरवाहे ही, है ना, शहरों में रहने वाले शासकों, शहर में कौन कौन रह रहा है? शासक रह रहा है, लेखक रह रहा है, दस्तकार रह रहा है, इन सब को जो और जितने भी व्यापारी सब है ना, खाने के सामान यानी अमीर, आप ऐसे समझिए कि अमीर वर्ग रह रहा है, ठीक है। तो इन सबको जो सामान मुहैया कराता था वो कौन करवाता था? किसान और चरवाहा, जो कहाँ रहता था? ग्रामीण क्षेत्र में। कहाँ रहता था? ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है। कहाँ रहता था? ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि किसान, है ना, किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने की सामान देते थे। पौधों के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों, क्या क्या, फिर से देखते हैं, फिर से हम लोग देखते हैं कि अवशेषों से पता चलता है, पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों ये सभी उगाते थे, ठीक है। क्या क्या? गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों, इन सब की खेती कौन करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग, ठीक है। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी, यानी ज़मीन को जोतने के लिए हल का प्रयोग कर रहा था वो लोग, ठीक है। तो इन लोगों के लिए नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं, क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे। आप ध्यान दीजिएगा, नोट कीजिएगा कि हड़प्पा काल में जो हल का प्रयोग होता था ज़मीन को जोतने के लिए वो लकड़ी का होता था, और लकड़ी ज़्यादा दिनों तक हमारे इन्वायरमेंट में नहीं रह पाता है, उस समय के साथ उसका जो है क्षत विक्षत हो जाता है, ठीक है। तो ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि ये प्राय लकड़ी के बनाए जाते थे, यानी हड़प्पा का जो हल था वो लकड़ी का होता था। हड़प्पा काल में जो हल था ज़मीन जोतने के लिए वो लकड़ी का होता था। लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी, ठीक है। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरी, ठीक है। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी पालते थे। क्या क्या पालते थे? गाय पालते थे, है ना, गाय पालते थे, भैंस पालते थे, बकरी पालते थे। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इन सबको कौन पालते थे? हड़प्पा के लोग। गाय, ठीक है, गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होता था, लेकिन सूखे महीने में मवेशियों के झुंड को चारा पानी की तलाश में दूर तक जाना पड़ता था। चलिए, ये रहा लकड़ी का हल जो हड़प्पा सभ्यता में जिसका उपयोग खेती के लिए किया जाता था, ठीक है। ये मिट्टी का बना हुआ खिलौना है, इसे आप ओरिजिनल नहीं समझेंगे, लेकिन यह मिला है हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से ही यह इसकी प्राप्ति हुई है, ठीक है। चलिए, अब आगे के टॉपिक को हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। आज इतना ही। हम लोग कल गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण को देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे? गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण देखेंगे। मुद्रा, मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी, इन सबको देखेंगे। फिर हम लोग सभ्यता के अंत को देखेंगे, सभ्यता का अंत कैसे हुआ इसकी रहस्य को देखेंगे, और हम लोग कुछ प्रश्न को भी करेंगे। तो चलिए, लेते हैं आज के लिए विदा, मिलते हैं कल। धन्यवाद।